ठीक है। के महामंत्री के रूप में अपनी पारी शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी, और ये बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक रहे हैं। इन्होंने काम करते करते और जैसा मैंने पढ़ा है उसके अनुसार एक सप्ताह में ही ये मंडल के महामंत्री से मंडल के अध्यक्ष बने, और उसी प्रकार एक सप्ताह बाद ही मंडल के अध्यक्ष से ये जिला अध्यक्ष बने। ऐसे हमारे मंत्री असीम गोयल जी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। इन्होंने, मैं एक और बताना चाहूंगा कि जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन करवाया था वो प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे टॉप का करवाने का काम किया था। ऐसे संगठन के गढ़े हुए निकले हुए ऐसे खिलाड़ी मैं मानता हूं कि हमारे मंत्री जी रही है। और अंबाला के अंदर विश्व का पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चौक बनाया था वो माननीय मंत्री जी ने ही बनवाने का काम किया था। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं मंत्री जी। सैकड़ों बेटियों की शादी करवाने का काम मंत्री जी ने किया है, और 2014 से लेके और आज तक दूसरी बार एमएलए भी बने और आज मंत्री के रूप में हम सबके बीच में हैं। मैं बरवाड़ा की इस सरदारी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मंत्री जी ने समय दिया कि मेरे प्रवास है हिसार जिला के अंदर, उस नियमित मेरी ड्यूटी लगी कि जिला अध्यक्ष कहीं किसी काम से गई हुई थी बहन आशा जी, उन्होंने कहा कि भाई साहब इनके प्रवास के कार्यक्रम मंत्री जी के आपने देखने हैं, तो उस नाते मेरी ड्यूटी लगी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम बरवाड़ा के अंदर मंत्री जी का लाभ ले, रास्ते में हमें कार्यक्रम मंत्री जी का यहाँ करवाए। तो उस नाते आज मंत्री जी हम सबके बीच में आए हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा, और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के इंसान का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। हमें प्रेरणा मिलेगी कि किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाना है। मैं दोबारा फिर यहाँ बरवाड़ा की इस पावन पवित्र धरा पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ मैं तो भारत माता की आज की इस कार्यकर्ता प्रवास मीटिंग में मंच पर उपस्थित आदरणीय मंडल अध्यक्ष योगेश शर्मा जी, जिला के उपाध्यक्ष रणधीर जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथियों, सर्व समाज से आए हुए सभी प्रबुद्धजन जो यहाँ उपस्थित हैं, आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि एक जिला प्रवास के नाते जो सब मंत्रियों को कहा गया कि आप एक एक दिन सप्ताह के अंदर अलग जिलों में जाके कुछ कार्यक्रम करने के लिए पार्टी ने कहा। ये कार्यक्रम शायद आपका पहले किसी और स्थान के ऊपर था, लेकिन मुझे पता चला कि दुर्घटना हुई है, इस वजह से एकदम से इसको बदलाव किया गया। और आज उस प्रवास का जो मेरा पहला दिन है उसके पहले कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में उपस्थित आया हूँ। मेरा सौभाग्य है
और जैसा मैं समझता हूं कि ये वो धरती है जो हरियाणा की लड़ाई का फैसला करती है। 7 जी वो जिले हैं जो राजनीतिक रूप से बहुत आगे रहे, न केवल राजनीतिक रूप से सूझबूझ के नाते भी, और अपना वोट किस तरीके से कहां लेना और किस नाते से किसको लेकर आना, ये आप लोगों की बड़ी विशेषता रही है। लेकिन एक चीज मैं सारे मामले में देख पा रहा हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जिले में बराबर कई और सीटों पर मिलता रहा है। यहाँ पिछली बार थोड़े से शायद 38 वोट से विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है जी 3800 यानी 2000 वोट का मामला। और अभी शायद मुझे मेरी जानकारी है तो लोकसभा में हमने इस विधानसभा को जीता है, और इस नाते ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आशीर्वाद देने वाली विधानसभा हो सकती है। आप सब कार्यकर्ताओं की, आप सब प्रबुद्धजनों की मेहनत से, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ही की। मेरे से पूर्व रणदीप जी ने मेरा बताया पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यकर्ता, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, क्योंकि बूथ स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठ सकता है। आदमी नायक इसमें सबसे बड़े, एक बूथ स्तर पे काम करने वाला कार्यकर्ता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। आदरणीय मोहनलाल करोली जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। और जैसा मेरे बारे में था, मैं भी मंडल से बूथ से काम शुरू करके हमारे गांव में तो जब मजाक किया करते थे कि भैया से बीजेपी ज्वाइन कर ली, पावड़ा हो गया। हमारे यहाँ तो कांग्रेस और लोकदल का बड़ा जोर होता था, निकल हल्का होता था, तो हमारे समय छेड़ में नाम भी रखे हुए थे भाई, बड़ा राजनाथ सिंह बन रहा है, बड़ा प्रमोद महाजन बन रहा है। लेकिन आज जब आप सबकी मेहनत से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से पार्टी को इतना प्रलोभित, इतना पुष्पित होते हुए देखते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो समझ आता है कि उस समय कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आज सामने दिख रहा है। कार्यकर्ता लगातार इस मेहनत को अगर बरकरार रखेगा तो तीसरी बार भी सरकार लाने में कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन ये पहली बार की जो हमारी यहाँ सूखा सा पड़ा हुआ, वही पहले तो सूखे को तोड़ना पड़ेगा। और मुझे जो लग रहा है लोकसभा में आपने इस विधानसभा को जिताकर, बरवाड़ा लोकसभा बेशक हिसार हम रह गए, लेकिन बरवाड़ा विधानसभा से हम जीत के आए हैं। आपने उसकी बिजाई तो कर ही दी है जीत की, लेकिन मैं बातें आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जो आपके अच्छे काम है, आपकी सरकार के अच्छे काम, उसको बताने के लिए जो कार्यकर्ता के मन के अंदर एक संकोच है, कार्यकर्ता को कई बार लगता है कि भाई समाज के लोग भी बैठे हैं, मैं इसलिए इसको खाली कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रखूंगा। समाज के हमारे कुछ साथियों को भी लगता है कि भैया हमारे समाज का क्या भला दिया, कार्यकर्ता को लगता है व्यक्तिगत मेरा क्या भला हो गया। और मेरा ये मानना है कि ये हरियाणा निर्माण का, हरियाणा के आगे ले जाने का इतना बड़ा 10 साल का फेज रहा है। आपके यहाँ के हाईवे पैसा, एक मिनट, आप अकेले बात करना, बाहर जाके करें, आपकी बात मुझे मेरे को तक आ गई। आपके बराबर में हाईवे निकला, और ये जो हाईवे था, ये जो सड़क थी, चंडीगढ़ से कोई मुख्यमंत्री की शब्द लेता था, चौधरी देवीलाल जी सीएम रहे और ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम रहे। सिरसा जाते थे अम्बाड़ा से, तो एक कॉमन रास्ता पड़ता था हमारे अम्बाड़ा का, जो बिल्कुल छोटा रास्ता था कैथल तक, आगे भी सिरसा तक का छोटा था, हिसार भी। चौधरी भजनलाल जी सीएम रहे, वो भी अम्बाड़ा कैथल हाईवे से आते थे, लेकिन रास्ता नहीं बना हुआ।
चौधरी बंसीलाल जी सीएम रहे, वो बीसी हाईवे से भिवानी आते थे, अम्बाड़ा कैथल से, रास्ता कभी नहीं बना। और चाहे मास्टर हुकुम सिंह जी थोड़े समय के लिए रहे, बनारसीदास गुप्ता जी रहे, उनका भी संबंध आपके जिले से रहा, बनारसीदास गुप्ता जी का, लेकिन रास्ता नहीं। कितने सीएम आए, कितनी सरकारें आई, जो सड़क की चौड़ाई थी 1 इंच बड़ी नहीं हो पाई। आपने आशीर्वाद दिया 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी को, और भारतीय जनता पार्टी की तब हरियाणा में सरकार नहीं बनी थी। मेरे ध्यान है अगस्त 2014 में कैथल में एक रैली हुई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो पत्थर लगाया किसी आपके हिसार हाईवे का जो आगे राजगढ़ तक जाता है, अम्बाड़ा से शुरू होके, तो लोगों को लगता था कि यार इतनी सरकारें आ गई, 40 साल से सड़क 40 इंच भी चौड़ी नहीं हुई दोनों तरफ। ये हाईवे का पत्थर रख रहे हैं तो 40 साल लगेंगे बनने में, लेकिन 2 साल के 1.5 साल के रिकॉर्ड टाइम के अंदर अम्बाड़ा से राजगढ़ तक का जो हाईवे बना। और आप हिसार जो अम्बाड़ा से मुझे मेरे ध्यान है, जो हम पहले कभी पार्टी के कार्यक्रम में आते थे 5 घंटे लगते थे, आज गाड़ी देख के 2.25 घंटे में आप अम्बाड़ा से हिसार। और जिस इंटरेस्ट के साथ हरियाणा ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने पहले और आदरणीय नायक सैनी जी इन सब चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हाईवे पहले चौधरी हुड्डा साहब बने, भूपेंद्र हुड्डा जी, एक हाईवे निकला जो पानीपत से रोहतक तक गया, लेकिन ये नहीं है कि वो रोहतक के अलावा कहीं और की बात सोचते थे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद। मुझे किसी कार्यकर्ता ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे यहाँ एक अधिकारी है, HCS अधिकारी, उसने कहा जी मेरी शादी हो रखी है बहुत बड़े राजनीतिक घराने में कांग्रेस के, और मुझे बुला के ये कहा गया बच्चे को HCS लगा देंगे, लेकिन हमारी एक लड़की है, अभी पहले उससे शादी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि ये कैसी शर्त है? बोले भाई लड़की है तो शादी करनी पड़ेगी, तो तेरी पक्की है ये HCS की सीट। तो बोला जी मैं तो ऐसे ही खाली हाथे घूमता था, तो मेरे को लगा HCS में ना करे, कोई बात नहीं। मैंने देखा जी लड़की का वजन 110 किलो, और बोला जी मैं था 72 किलो का। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मेरे पास इतने नोट तो है नहीं कि मैं पैसे लेके नौकरी लग लूं, भाई शादी करा के नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है और लड़की घर भी बस रहा है, तो ठीक है भाई। बोला जी ऐसे नौकरी मिलते हो, बिल्कुल बड़े घराने का दामाद है। और आज नौकरी कैसे मिल रही? आज आपका ठीक है, मैं मानता वही हमारे कई कार्यकर्ता सब ठीक है रहते हैं, जी मारी रहेगी, लेकिन इस परिवार ने इकट्ठा 1 लाख रुपया ना लिखा हो, उनका बच्चा DSP लग जाए, इंस्पेक्टर लग जाए। मुझे ध्यान है कमरपाल जी ने एक बार किस्सा सुनाया, बोले भाई प्रोफेसर लग गया लड़का, मेरा प्रोग्राम था, बोले 13-14 प्रोग्राम थे गांव के, वो बेचारे लड्डुओं पर टोकरा लिए आ रहे, और मैं जिस प्रोग्राम में जाता था वो थोड़ा सा फासला रह जाता था, मुझे 6-7वें प्रोग्राम में उन्होंने पकड़ा जाता। बोले ये लड्डुओं पर टोकरा है, हमारा लड़का नौकरी लगा है, पुराने गांव से आए हैं, और माँ बाप की आंखों में आंसू। तो मैंने कहा यार तुम रो क्यों रहे हो? लड्डू का टोकरा। बोले जी ऐसा है, मंदिर गए थे, मंदिर में भोग लगवाया, उसके बाद आपको प्रसाद लेने आए हैं, क्योंकि हमने पूरे परिवार ने कभी 80,000 रुपया इकट्ठा नहीं देखा सालों में, और हमारे छोटे की 80,000 रुपये की महीने की नौकरी। ये बातें जब हम महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसी हरियाणा में रह रहे हैं। 10 साल पहले किस तरह का हरियाणा चल रहा था? जातिवाद के ऊपर, वंशवाद के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर। आज हरियाणा एक हरियाणवी एक के नाते सारे बैरियर्स को तोड़ने का काम। लेकिन हम ये बात इसलिए नहीं बताते, इसका तजर्बा उल्टा भी होता है। करता हमारे यहाँ HCS ऑफिसर लगे 3, और 3 HCS ऑफिसर लगे, तो मेरे को फोन आया मनोहर लाल जी का कि भाई जाके उनके डब्बा लेके आओ। मेरे मुंह से वही मैं हमने कौन सा सिफारिश करी थी, मैं मानता हूँ निकला करता मैं गवाह होता हूँ।
बोले यही तो उसको बताना, तू आप भी लगा है, तेरी पढ़ाई पे ही लगा है, तेरी काबिलियत पे ही लगा है, तेरी कोई सिफारिश और पैसे से नहीं लगा। मैं ये तो उसको पता ही है। बोले नहीं, तुम डब्बा लेके जाओ। तो मेरे को ये था, मैं चाहूँ ना चाहूँ, मेरे को 9 बजे फोन आया, हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं यमुनानगर के, हमारे दूसरी बार के विधायक हैं आदरणीय घनश्याम दास। बोले भाई साहब घर पे ही हूँ, हाँ मैं बाड़ा हूँ। बोले नाश्ता कर लिया? मैंने कर लिया। बोले मैं बस घर पहुँचने वाला हूँ, आपके 2 मिनट में चाय का कप पीऊँ और आपके साथ कहीं जाना है। और मुझे ध्यान नहीं, मतलब क्योंकि अचानक से उनका फोन आया। मैं भाई साहब आइए, बताइए क्या? बोले ऐसा ऐसा 3 HCS लगे हैं और अपने को उनके घर पे लेके जाना है, बुक कर डब्बे में लेके आना है। मेरे को बड़ा अचंभा लगा। मैं सर रात में मेरी बात हुई मैंने मुख्यमंत्री जी से, और उनको बोले यार उनको लग रहा था अभी शायद आप जाओगे नहीं, और उन्होंने मुझे क्या नाम मुझे फोन करके कहा कि घनश्याम जी सारे कार्यक्रम छोड़ दो और ये 3 डब्बे और 3 के लेके असीम के पास पहुंचे और 3 के घर जाए। हम चले गए। एक HCS अधिकारी लगी बिटिया, उसके आगे की माँ पढ़ी लिखी प्रोफेसर कॉलेज में, वो कहने लगे एकदम से, बोले बिटिया तो अभी है नहीं, लेकिन वो रोए। उन्होंने कहा कि हम जब पुरानी सरकारों में अप्लाई करते थे, रिटर्न के अंदर मेरी बेटी फर्स्ट आती थी, कभी किसी भी रिटर्न पेपर में मेरी बेटी का नंबर कम नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू मेरी बेटी ने 4 बार दिया। इंटरव्यू में इतना उसको पछाड़ देते थे, जो मेरी बेटी लिखने में इतनी इंटेलिजेंट है, तो क्या बात करने में उसका हर बार 0 नंबर या 1 नंबर लगता था, 2 नंबर लगते थे। बोले पहली सरकार है जी, पर हमने तो आज छोड़ दी थी, लेकिन बिटिया ने कहा मैं एक बार पेपर जरूर दूंगी, और हमें विश्वास नहीं हो रहा आज भी हमारी बिटिया HCS लगी। मैं दूसरी जगह गए, वो पुलिस में, पहले वो आर्मी से BRS ली थी, पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, 9 गेमों के नेशनल प्लेयर थे, और मेरे ध्यान है वो मेरे पास आए भी थे। वो कहने लगे कि अपनी कैटेगरी में मैं अकेला HCS पढ़ने लायक हूँ, 4 लोग हैं आपकी सरकार में, और तीनों बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदार हैं। बोला जी मेरी तो जाति भी दूसरी है, और आपके मंत्री तीनों पावरफुल हैं। बोला जी मेरी तो कोई केस नहीं पड़ती। मैंने कहा क्या चाहता क्या? बोला जी मैं चाहता हूँ फिर तरीके से आपकी सरकार चुने। मैंने आपने मनोहर लाल जी से बात की, तो फिर काटते बोले तेरे को क्या लग रहा है फिर नहीं चुनेंगे क्या? मैंने कहा सर देखो मेरे मन में जो बात थी, मैंने कहा उनका आपको फोन करके, बोले इस बात की गारंटी उसको लिख के दे दे कि जो कुछ भी होगा बिल्कुल फेयर तरीके से होगा, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। मेरा सगा भतीजा भांजा भी हो उसके सामने, अगर मेरिट इस आदमी की मंत्री होगी तो इस आदमी की ही नौकरी लगेगी। और आप यकीन मानना, जब उसके घर गए उसकी नौकरी लगी तो वो 3 मिनट तो बोल नहीं पाया। बोला जी मैंने बड़ी सर्विस करी, पुलिस में भी करी, आर्मी में भी, 9 गेमों में मैं नेशनल चैंपियन हूँ। सही था। बोला जी मेरे से बोला नहीं जा रहा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतने पावरफुल मंत्रियों के रिश्तेदारों के आगे सिलेक्ट हो जाऊंगा। यानी ये मैं आपको एक छोटे से उदाहरण को बता रहा हूं जो हमने महसूस किए, लेकिन ये खाली नौकरी तक सीमित नहीं थी। फेयर सिलेक्शन ये विकास में भी हुआ। पहले क्या, जैसे मैंने बताया 1 करोड़ बनी, वहीं तक बनी। आज आप हरियाणा के किसी कोने में निकल जाओ, कब कौन सा हाईवे कहां से निकलते हुए कहां जा रहा है, अपने को लगता साल बाद कहीं चक्कर लगाने जाते हैं। यहाँ तो ये सड़क ही नहीं थी, ये नया हाईवे निकल रहा है। किस तरीके से भारत को और हरियाणा को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये इतना बड़ा उदाहरण। और आपके पड़ोस में मुझे लगता है आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, जो साल में बनने जा रहा है। जितनी इसकी जमीन है, घोषणाएं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन आज लगातार छोटे छोटे फेजेस में इसको आगे बढ़ा के, और मुझे उम्मीद है 31 अगस्त तक शायद पहली फ्लाइट यहाँ से आपके हिसार से जो है वो उड़ देगी, आपके हिसार को। यानी भारत के बड़े शहरों की श्रेणी में लाके खड़ा करने की जो कवायद इस समय चली कि भाई चंडीगढ़ से हिसार की दूरी बहुत है, हिसार से दिल्ली की दूरी बहुत है, हिसार अलग से एक दूरी बने। तो राजनीति के नाते दूरी का, यहाँ और भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारा कुछ है,
लेकिन उस तरीके से यहाँ शहर की सुविधा नहीं, शहर को बड़ा करने का काम किसी ने नहीं। ये सारा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, आदरणीय नायक जी, आदरणीय मनोज जी और मैं एक आपसे निवेदन इसलिए करने के लिए आया हूं। आप लोगों के ध्यान होगा एक फिल्म आई थी स्लमडॉग मिलेनियर, उसका गाना आज भी हम देशभक्ति के नाते सुनते हैं, जय हो करके उसके बोल हैं। उसको ऑस्कर के लिए नामित किया। या विडंबना सोचिए कि किस तरह की सरकारें यहाँ चलती थी। ऑस्कर के लिए नामित किया गया तो उसके डायरेक्टर को पूछा गया, मेरे ध्यान में उसका नाम शायद डॉन डैनियल या डॉन डैनियल कुछ करके ऐसे डायरेक्टर भी वो अंग्रेजी बाबू का उनसे पूछा गया कि आपको इतनी शानदार फिल्म आपने बनाई कि ऑस्कर के लिए नामित हो गई, तो आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? बोले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जो मुझे इतनी रियल शूट करने की लोकेशन मिली, मुझे इतने रियल लोग मिले, इतनी रियल स्टोरी मिली। तो उसने कहा आप क्या कहना चाहते हो? बोले मुझे कुछ भी आर्टिफिशियल करने की जरूरत नहीं पड़ी, सच में जितनी घोर गरीबी मैं दिखाना चाहता था वो भारत में कर रही थी, जितने घोर गरीब लोग वंचित लोग दिखाना चाहता था वो भारत में पहले ही दिन की व्यवस्था में सुधार नहीं था। तो मैंने इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को। सरकार का ऐसा माहौल था कि मैं अपनी फिल्म इतनी स्टीक बना पाया, इतनी रियल बना पाया कि मेरी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो गई। और उसमें सरकार थी केंद्र के अंदर यूपीए कांग्रेस की सरकार। एक तरह से इतना बड़ा हमारे मुंह के ऊपर तमाचा था कि आपकी सरकारों ने विकास के नाम के ऊपर कुछ नहीं किया, कि जो दुनिया में मैं भारत की गरीबी दिखाना चाहता था और इतनी रियल गरीबी मैंने दिखा दी कि मेरी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित हो गई। और आज पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से विकास की झड़ी लगाई, जिस तरीके से इस भारत को, इस हरियाणा को एक नए बुलंदियों पर पहुंचाने का जो सपना, सामाजिक आंदोलनों की बात हो, लगातार वंचित समाज को संचित करने की बात हो, शोषित समाज को पोषित करने की बात हो, लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नायक जी की सरकार जो लगातार काम कर रही है, उनको लेकर अपने को नीचे उतरना। और साथियों, बरवाड़ा इस बार कमल की खेती करे, कमल का फूल यहाँ खिले, इस बात की जिम्मेवारी हम सबकी है। हम अभी से, हम लोकसभा के चुनाव से विधानसभा के चुनाव में आ गए, अभी कोई इसमें ब्रेक नहीं, हमारा चुनाव घोषित हो चुका है और कैंडिडेट हमारा कमल का फूल है। और अपने को तो उस कमल के फूल को आगे ले जाके अब हर घर में, हर बूथ के हर घर में जाना, यही हमारा संकल्प हो, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, इस नाते हमारी सरकार आगे बढ़े। और इतना ही निवेदन मैंने आपके चरणों में करना था। बातें बहुत सी हैं, कोई भाषण देने के लिए, लेकिन आपकी कोई समस्या है, कोई भी साथी अपना रिटर्न में कुछ भी कागज लेके देखिए, जवानी मेरे को आप दोगे ना तो मैं याद रख पाऊंगा। आप कोई भी समस्या आपकी है, मैं यही बैठा हूँ 10 मिनट, आपकी बिल्कुल समस्याएं जो भी किसी तरह की है, आपका ज्ञापन लेके जो मेरे करने लायक होंगे अभी निपटा के जाऊंगा, चंडीगढ़ करने लायक होंगे मेरे जाके वहाँ चंडीगढ़ निपटाऊंगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक आपके कुछ कागज देने की बात होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री तक आपके कागज जो है पहुँचाने का काम करूंगा। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपने इस अभियान को, सरकार लाने के अभियान को हम आज से, अभी से ही स्टार्ट करें। इतना ही कहते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।